नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम क्लास 10th के फिज़िक्स के रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर का अगला भाग अध्ययन करेंगे। हेडिंग है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल जो शब्द बना हुआ है वो बना है स्फीयर शब्द से, SPHERE। और स्फीयर मीन्स होता है ठोस गोला। ठोस गोले को कहा जाता है स्फीयर। अब इसी ठोस गोले को काट करके अगर कोई मिरर बनाएंगे तो उसे कहा जाएगा स्फेरिकल मिरर। जैसे अगर कोई ठोस गोला ऐसे है और इसके चारों ओर कलाई लगा हुआ है, कलाई यहाँ पे लगा हुआ है, और फिर हम यहाँ से हिस्सा काट के निकाल लें, ये हिस्सा काट के निकाल लें तो हमें ये प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा। अब इसमें जो परावर्तक पृष्ठ है यानी कि रिफ्लेक्टेड जो क्या कह लें उसको, जो सरफेस है वो सामने है। यानी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा जाएगा कहीं और उसका इमेज बनेगा, जाके रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पर, तो ये रिफ्लेक्टेड सरफेस सामने है। अगर रिफ्लेक्टेड सरफेस धंसा रहता है इस भांति तो उसे कहा जाता है कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण हिंदी में कहते हैं। अब दूसरी स्थिति लें कि जैसे कोई गोला है, कांच है, उसमें जो कलाई लगा हुआ है अंदर की ओर लगा हुआ है, ऐसा कलाई जो है अंदर की ओर लगा हुआ है और ये सेंटर है उसका, C फॉर सेंटर। अब इसको हम काट के यहाँ से निकाल लें ऐसे, अब इसको काट के निकाल लें तो हमें प्राप्त होगा ये चीज़, ऐसे प्राप्त हो रहा है, कलई यहाँ पे लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में जो रिफ्लेक्टेड पोर्शन है ऑब्जेक्ट को इस ओर रखना होगा, तो रिफ्लेक्टेड सरफेस यहाँ सामने है। अगर रिफ्लेक्टेड सरफेस उभरा हुआ है और धंसे वाले हिस्से पर कलई लगा हुआ है तो ऐसे मिरर को कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण। और दोनों प्रकार के मिरर स्फेरिकल मिरर के ही प्रकार होते हैं। यहाँ चित्र में कॉनकेव मिरर का चित्र दिया हुआ है। तो जो धंसाव वाला क्षेत्र है ये इधर बनेगा, अपना टकराएगा जाकर के लाइट इस वाले हिस्से से, और इस वाले हिस्से पे कलई लगा हुआ है तो ये हो गया कॉनकेव मिरर। जबकि इसका उल्टा ये यहाँ पर देखें, इस वाले में तो सामने जो है उभार वाला हिस्सा, यहाँ पे लाइट टकराएगी और पीछे वाले हिस्से पे कलई लगा हुआ है, तो इसे कहा जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस उस सरफेस को कहते हैं जिस पर जाकर के प्रकाश की किरणें टकराती हैं और परावर्तित होती हैं। जैसे कॉनकेव मिरर में प्रकाश की किरणें धंसे हुए हिस्से पर टकराएंगी और फिर परावर्तित होंगी, तो इसे कहा जाएगा इस वाले सरफेस को कहा जाएगा, सामने वाले सरफेस को कहा जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जबकि कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो उभार वाले हिस्से पर होता है, यानी कि प्रकाश की किरणें उभार वाले हिस्से से टकराएंगी, उसके बाद इमेज उसका बनेगा पीछे जाकर के कहीं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। स्फेरिकल मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो घुमावदार होता है, या तो अंदर की ओर घुमावदार हो, जैसे कॉनकेव मिरर में घुमावदार रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर की ओर है, कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर है। तो जिस भी मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस घुमावदार हो, चाहे अंदर की ओर घुमावदार हो चाहे बाहर की ओर घुमावदार हो, उसे कहा जाता है स्फेरिकल मिरर। ए स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved towards, that is faces towards the center of the sphere, is called a concave mirror। फिर से यहाँ तक, ए स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved, यानी एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी सामने का सरफेस धंसा हुआ है, दैट इज जो कि फेसेस टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब इसका जो सेंटर ऑफ स्फीयर होगा वो यहाँ पे कहीं होगा, सेंटर। तो जिसका धंसाव अपने सेंटर की ओर है उसे कहा जाता है कॉनकेव मिरर।
इसके उलट अगर कॉन्वेक्स मिरर को देखें तो इसका अगर हम सर्कल पूरा कंप्लीट कर दें ये, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो पीछे होगा। रिफ्लेक्टिंग मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस सामने है जबकि उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे है, कलई पीछे लगा रहेगा और इमेज लाइट टकराएगा सामने उभार वाले हिस्से पर, तो ये कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। दैट इज फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर। ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, यानी एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर कर्व्ड है, बाहर की ओर उभरा हुआ है और कलई पीछे की ओर लगा हुआ है, उसे कहा जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज मिरर्स इज शोन इन द फिगर, यहाँ एंड यहाँ। यू मे नोट इन दीज डायग्राम्स दैट द बैक ऑफ मिरर इज शेडेड, यानी पिछला हिस्सा जो है वो शेडेड है, वहाँ पे कलई लगा हुआ है, यानी पेंट किया हुआ है, एकदम टाइट पेंट। यू मे नाउ अंडरस्टैंड दैट द सरफेस ऑफ द स्पून कर्व्ड इनवर्ड्स कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड टू ए कॉन्केव मिरर, यानी जो चम्मच होता है, ये चम्मच है, स्पून है, तो इसका जो सरफेस है वो धंसा हुआ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है धंसा हुआ है, तो इस वाले हिस्से को हम कह सकते हैं कि कॉन्केव मिरर की भांति काम करेगा। एंड द सरफेस ऑफ द स्पून बल्ज्ड टुवर्ड्स कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड टू द कॉन्वेक्स मिरर, यानी जो पिछला हिस्सा है ये उभारनुमा है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये कॉन्वेक्स मिरर की भांति काम करेगा। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, द शेडेड साइड इज नॉन रिफ्लेक्टिंग, जो शेडेड साइड है ये नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है और जो नॉन शेडेड साइड है ये रिफ्लेक्टिंग साइड है। ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टेड साइड के सामने रखा जाता है, यानी कि इसके सामने रखा जाएगा ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं। यू मे नाउ अंडरस्टैंड दैट द सरफेस ऑफ द स्पून कर्व्ड इनवर्ड्स कैन बी approximated to a concave mirror and the surface of the spoon bulged outwards can be approximated to a convex mirror. Before we move further on spherical mirrors, we need to recognize and understand the meanings of a few terms. कुछ शब्द होते हैं जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकल पॉइंट है, पोल है, प्रिंसिपल लाइन है, ये सारे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उसको समझना ज़रूरी है। These terms are commonly used in discussions about spherical mirrors. The center of the reflecting surface. The center of the reflecting surface of a spherical mirrors is a point called the pole. फिर से पोल क्या होता है? यहाँ पोल का डेफिनेशन है कि द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसे ये कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर ये है और यहाँ पे कलई लगा हुआ है, तो ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और जहाँ पे कलई नहीं लगा हुआ है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसे ये वाला है इधर सामने का हिस्सा, तो उस सरफेस का जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट, इसे कहा जाएगा पोल, यानी ये जो पॉइंट यहाँ पर बीचों बीच बनेगा उसे कहा जाएगा पोल। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज पॉइंट कॉल्ड द पोल। The center of the reflecting surface of a spherical mirror is a point called the pole. यानी किसी स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीचों बीच बना बिंदु कहलाता है पोल। इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, यानी जो पोल होता है वो मिरर के सरफेस पर ही होता है। द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी, पी के द्वारा हम पोल को दर्शाते हैं चित्रों में, विज्ञान की पुस्तकों में। फिर सेंटर क्या है? द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसे कॉन्केव मिरर अगर है तो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ये है जहाँ पे कलई लगा हुआ है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये सामने वाला है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर
forms a part of a sphere. The reflecting surface of a spherical mirror forms a part of a sphere. यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है मिरर का वो एक बड़े गोले का ही पार्ट होता है. दिस स्फीयर हैज़ ए सेंटर. वो जो बड़ा गोला था उसका एक सेंटर रहा होगा. दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर. उस पूरे गोले का जो सेंटर था वही सेंटर कहलाएगा उस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर C. प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मिरर. कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो मिरर का पार्ट नहीं होता है बल्कि वो एक इमेजिनरी पॉइंट होता है कि जो मेन गोला रहा होगा उसका जो सेंटर था वही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है जब उस गोले को काट करके कोई स्फेरिकल मिरर बनाई जाती है. द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट. यानी कॉनकेव मिरर, जैसे ये कॉनकेव मिरर है तो ये हो गया नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड और सामने वाला हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो कॉनकेव मिरर का अगर हम बनाएंगे पूरा सर्कल, जिस सर्कल से काट करके बनाया गया है तो उसका सेंटर यहाँ कहीं आएगा. तो कॉनकेव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने बना होता है, यहाँ पर से इन फ्रंट ऑफ इट. हाउएवर इट लाइज बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर. यानी अगर कोई कॉन्वेक्स मिरर है अर्थात जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो उभरा हुआ है, जैसे कि ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और यहाँ पर है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कलई यहाँ पे लगा हुआ है. तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसका अगर हम पूरा सर्कल बना देंगे, ये बनेगा सर्कल, तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा यहाँ पर होगा. तो कन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे बना होता है यहाँ पर. तो कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे होता है. ये चीज यू मे नोट दिस इन फिगर 9.2 इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द reflecting surface of a spherical mirror forms a part is called the radius of curvature of the mirror. रेडियस क्या होता है स्फेरिकल मिरर में? द रेडियस ऑफ द स्फीयर, यानी जो स्फीयर था उसका जो रेडियस है, ये सर्कल हो गया जो कि कटने के बाद कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसका जो रेडियस ये है, रेडियस अर्थात पोल से सेंटर की दूरी कहलाता है रेडियस. द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट. स्फीयर का काट करके हम स्फेरिकल मिरर बना रहे हैं तो उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है बन गया, अगर तो मिरर बन गया है तो उसका जो रेडियस होगा उसे कहेंगे कर्वेचर, रेडियस कर्वेचर ऑफ द मिरर. समझ ले आसान भाषा में. जैसे ये कॉनकेव, ये मान लें हम कि कॉनकेव मिरर है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के एकदम मिड में जो पॉइंट होता है उसे कहा जाता है P फॉर पोल. तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो डिस्टेंस है उसको कहा जाता है रेडियस, यानी कि R. It is represented by the letter capital R. You may note that the distance PC is equal to the radius of curvature. यानी जो पोल है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो दूरी है उसी को कहा जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर. Imagine a straight line passing through the pole
एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। मान लो कि ये कॉन्केव मिरर है और पीछे है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सामने है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर है पी फॉर पोल, और ये तो रेडियस था ही। फिर कह रहा है कि इमेजिन, कल्पना करो कि एक सीधी लाइन जा रही है थ्रू पोल से जा रही है, एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए ऐसे जा रही है एक लाइन। दिस लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को कहा जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच में जाने वाली एक इमेजिनरी लाइन को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। दिस लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। रिमेंबर दैट प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल। रिमेंबर, याद रखें कि प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है वो पोल पर, मिरर के पोल पर एक नॉर्मल रेखा होती है, यानी उसको बीच से विभाजित करने वाली रेखा होती है। फिर दिस लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। रिमेंबर दैट द प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल। यानी कि मिरर के पोल से खींची जाने वाली जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस, ये नॉर्मल होती है। अर्थात ये अगर पूरा होल स्फीयर रहता तो उसको बीचों बीच से काट रही होती, उसको नॉर्मल कहते हैं जो रेखा बीचों बीच से जाती है। लेट अस अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू मिरर्स थ्रू एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी यहाँ देखें, डू नॉट लुक द सन डायरेक्टली। सूर्य को सीधा सीधा ऐसे देखो नहीं आंखों से, और इवन इनटू ए मिरर, शीशे में भी ना देखो। रिफ्लेक्टिंग द सनलाइट, इट में डैमेज योर आइज। तो प्रिकॉशन है, पहले चेतावनी है कि ये जो एक्टिविटी करने से पूर्व ये सूर्य को देखना नहीं है, न ही सीधा सीधा डायरेक्टली, और न ही शीशे में, क्योंकि इससे आँख को नुकसान हो सकता है, डैमेज हो सकता है। होल्ड ए कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर क्या होता है? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस धंसा हो, उसे कहते हैं कॉन्केव मिरर। होल्ड ए कॉन्केव मिरर इन योर हैंड एंड डायरेक्ट इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सन। और इसको सन के सामने खड़ा कर दें। फिर से कर दें, यहाँ पे ये है कॉन्केव मिरर और सन यहाँ पे लगा दिए, ये सन है, एस फॉर सन। होल्ड ए कॉन्केव मिरर इन योर हैंड एंड डायरेक्ट इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सन। और इसके रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है, ये सामने वाला हिस्सा, इसको सूर्य के सामने रख देना है, होल्ड करना है अपने हाथ में। डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन टू ए शीट ऑफ पेपर हेल्ड क्लोज टू द मिरर। यानी अब जो इससे प्रकाश आएगा, इस पे पड़ेगा, तो प्रकाश इस पे पड़ेगा तो प्रकाश परावर्तित होगा। तो प्रकाश जहाँ परावर्तित होगा वहाँ पे एक पेपर रख देना है, एक कागज़ रख देना है, ताकि लाइट इस कागज़ पे पड़े। होल्ड ए कॉन्केव मिरर इन, डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन टू ए शीट ऑफ पेपर हेल्ड क्लोज टू द मिरर, जो कि मिरर के पास में रखा हो कागज। मूव द शीट ऑफ ए पेपर बैक, यानी बैक एंड फोर्थ ग्रेजुअली until you find on the paper sheet a bright sharp spot of light। यानी अब इसको कागज़ को कहीं यहाँ पे खिसकाओ, फिर कहीं पीछे खिसकाओ, और देखो कि क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उस पर चित्र, इमेज क्या बन रहे हैं। होल्ड द मिरर एंड द पेपर इन द सेम पोजिशन फॉर ए फ्यू मिनट्स, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। उसको ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है, यहाँ पे बता रहा है क्या होता है। द पेपर एट फर्स्ट begins to burn producing smoke। यानी पेपर जो है शुरू में तो धुआं देने लगेगा, जलने के लिए धुआं देने लगेगा। इवेंचुअली इट मे इवन कैच फायर,
और इसमें हो सकता है कि आग भी पकड़ ले कागज में। वाई डज इट बर्न, ये जल क्यों जाता है? द लाइट फ्रॉम द सन इज कन्वर्स्ड एट ए पॉइंट एज ए शार्प ब्राइट स्पॉट बाय द मिरर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कॉनकेव मिरर है वो लाइट को, सन की लाइट को, सन की गर्मी को कन्वर्ज कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। सारी किरणें आ रही हैं और वो रिफ्लेक्ट करके जा रही हैं, तो किसी एक ही बिंदु पर सारी गर्मी इकट्ठा हो जा रही है बहुत तेजी से, जिससे कि वो जल जाता है। इन फैक्ट दिस स्पॉट ऑफ लाइट इज द इमेज ऑफ द सन ऑन दिस शीट ऑफ पेपर। यानी जो स्पॉट ऑफ लाइट बन रहा है, जो छोटा सा बिंदु में सारी की सारी लाइट संकेंद्रित हो गई है, इकट्ठी हो गई है, कंसंट्रेटेड हो गई है, वो दरअसल उस पूरी गर्मी को एक ही बिंदु पर संकेंद्रित कर रहा है, जिससे उसकी क्षमता बढ़ गई है, उसकी गर्मी बढ़ गई है। बहुत बड़े प्रकाश पुंज को एक छोटे बिंदु पर लेकर जाएंगे तो उसकी गर्मी, उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। दिस पॉइंट इज द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। यानी जिस बिंदु पर एक पॉइंट जैसा रे जाता है, पॉइंट जैसा इमेज बनता है, उसे कहा जाता है फोकस, फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। जैसे यहाँ पर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, और यहाँ बीचों बीच में जो पॉइंट है उसको कहा जाएगा फोकस ऑफ द मिरर। इसकी खास बात क्या होती है कि कॉनकेव मिरर में फोकस ऑफ द मिरर पर सारी की सारी लाइटें संकेंद्रित हो जाती हैं अगर वो लाइट अनंत दूरी से आ रही है, जैसे सूर्य का प्रकाश। और जो फोकस होता है वो सेंटर और पोल के ठीक बीच में होता है। यानी कि फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू द रेडियस अपॉन 2। रेडियस का आधा होता है फोकस। पूरा रेडियस होता है पी से सी तक का, और पी से सी का आधा जो है वो होगा फोकस। द हीट प्रोड्यूस्ड टू द कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट इग्नाइट्स द पेपर। ये जो हीट है वो किसी एक ही बिंदु पर कंसंट्रेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, एकीकृत हो जाएगा, जिसके कारण से पेपर इग्नाइट यानी कि जल जाता है। द डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द मिरर गिव्स द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। द डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज, इस इमेज की जो दूरी है जहाँ पर पॉइंट जैसा इमेज बन रहा था, फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द मिरर गिव्स द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ। वो फोकल लेंथ की, मिरर का जो फोकल लेंथ है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बता सकता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑब्जर्वेशन विद द हेल्प ऑफ ए रे डायग्राम। तो यहाँ रे डायग्राम भी दिया गया है। ऊपर है कॉनकेव मिरर, नीचे है कॉन्वेक्स मिरर, और दोनों में ही जो प्रकाश आ रहा है वो अनंत दूरी से आ रहा है। तो पहली स्थिति में देखें, ये कॉनकेव मिरर है जिसमें से अनंत दूरी से, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। उसमें से हम 5 प्रकाश किरण यानी कि लाइट रे निकालते हैं। एक ये जा रहा है, यहाँ 2, 3, 4, 5। अब कॉनकेव मिरर की खास बात यह है कि वो सारे के सारे रिफ्लेक्शन जो करता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की दिशा की ओर करता है। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस से रे जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस से ही लौट आएगी। ऊपर वाली जो है वो फोकस से होते हुए निकल गई, यहाँ वाली भी फोकस से होते हुए निकल जाएगी। तो सारी की सारी जो किरणें परावर्तित हो रही हैं वो फोकस से होते हुए हैं। ऊपर वाली टकराई तो फोकस से होके गई, उसके नीचे वाली टकराई फोकस से होके गई, प्रिंसिपल एक्सिस से टकराई तो प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए ही चली गई, लेकिन फोकस से होते हुए तो जा ही रही है।
तो सारी की सारी प्रकाश पुंज किसी एक ही बिंदु पर जाकर संकेंद्रित हो रही है, तो उस बिंदु को कहा जाएगा एफ, यानी कि फोकस। ऐसे कॉन्वेक्स मिरर में देखें तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है उभार वाला है, और यहाँ पे आई भी बना हुआ है, आई आर। जैसे यहाँ से किरण आई, आपतित किरण, रे ऑफ इंसिडेंस, और परावर्तित होकर के फोकस से निकल गए ऐसे, तो रिफ्लेक्टेड रे कह लें, परावर्तित किरण। इसके बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जो इमेजिनरी लाइन जा रही है वो कहलाएगी नॉर्मल, और नॉर्मल के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो नॉर्मल के नीचे और रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में सामने है, इस ओर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और पीछे है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अनंत दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। 5 किरणें निकालेंगे। एक किरण प्रिंसिपल एक्सिस से जा रहा है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से गया और प्रिंसिपल एक्सिस से ही लौट आया, ये देखो। फिर एक किरण सबसे ऊपर से हम निकालें। अब अनंत दूरी से, अगर अनंत दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर में, तो टकराएगा जब उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, तो वो उसी दिशा में ही लौट जाएगा, लेकिन उसका जो रिफ्लेक्टिंग रे होगा वो डिसाइड होगा किससे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जैसे यहाँ से टकराया है, यहाँ पे टकराया, इस पॉइंट पे टकराया रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो लौटेगा कहाँ? तो लौटेगा इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए, जो पॉइंट जाएगा, लाइन जाएगा, उससे। फिर अगला रे आया, यहाँ टकराया, तो ये लौटेगा कैसे? ये लौटेगा फोकल से होते हुए, फोकल के समानांतर। फिर नीचे का फोकल के समानांतर, फोकल के समानांतर। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के समानांतर लाइन जाती है उसको नॉर्मल कहेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाएगी उसको नॉर्मल कहा जाएगा। जैसे कोई आपतित किरण है, रे ऑफ इंसिडेंस है, और परावर्तित किरण है, तो परावर्तित किरण डिसाइड होगा फोकल पॉइंट से। फोकल पॉइंट से ही परावर्तित किरण डिसाइड होगा। तो परावर्तित किरण ये हो गया। इसका नॉर्मल क्या होगा? इसका नॉर्मल होगा, वो डिसाइड होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर डिसाइड्स द इमेजिनरी लाइन ऑफ नॉर्मल। जैसे कि ये ऐसे, अगर यहाँ पे देखें रे ऑफ इंसिडेंस ये है, तो रे ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? वो डिसाइड होगा फोकल से, यानी ये। लेकिन इसका नॉर्मल लाइन क्या होगा? वो डिसाइड होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी कि ऐसे ऐसे जाएगा, तो ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कॉनकेव मिरर हो, उसमें भी अगर देखें, कॉनकेव मिरर में भी इंसिडेंस रे हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रे जाएगा फोकस से होते हुए, लेकिन नॉर्मल लाइन जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ऐसे कॉन्वेक्स मिरर ही चाहे हो, टकराई तो रिफ्लेक्ट होगा फोकल पॉइंट से, लेकिन नॉर्मल बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये हमने चित्र से समझ लिया। ऑब्जर्व 9.2 क्लोजली, 9.2 को क्लोजली ऑब्जर्व करें, जो ये कर ही लिया। ए नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन द कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर की व्याख्या कर रहा है ऊपर वाले का। ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टेड रेज, जो परावर्तित किरण है उसको ऑब्जर्व करिए। दे आर ऑल मीटिंग या इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के एक बिंदु पर जाकर के ये सारी किरणें मिल रही हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। इस पॉइंट को कहा जाता है प्रिंसिपल
फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। सिमिलरली ऑब्जर्व 9.2 का दूसरा चित्र, ये वाला बी वाला। हाउ आर द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के सारे समानांतर हैं किरणें जो आ रही हैं। रिफ्लेक्टेड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर, क्या वो कॉन्वेक्स मिरर के समानांतर ही रे ऑफ इंसिडेंस वो समानांतर आ रही हैं, लेकिन रे ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो समानांतर जा रही हैं, नहीं जा रही हैं। द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट, द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे जो कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टेड रे है वो ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ही किसी बिंदु यानी कि फोकस से आ रही है, लौट करके वहां से आ रही है, ऐसा महसूस हो रहा है। अच्छा, कॉनकेव में महसूस नहीं हो रहा है, बल्कि लौट करके फोकस पे ही तो जा रही है, दिख रहा है साफ साफ। इसीलिए कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनते हैं वो रियल बनते हैं, और कॉन्वेक्स में जो रियल इमेज नहीं बनता है, इमेजिनरी इमेज बनता है, क्योंकि उसमें जो इमेज बनाने के लिए रिफ्लेक्टिंग रेज हैं वो फोकल पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए उसको प्रतीकात्मक या काल्पनिक इमेज बनता है। द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। द प्रिंसिपल फोकस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एफ। प्रिंसिपल फोकस को एफ के द्वारा दिखाया जाता है। The distance between the pole and the principal focus of a spherical mirror is called the focal length। यानी जो पोल है, पोल से फोकल लेंथ की जो दूरी होती है, जो प्रिंसिपल फोकस की जो दूरी होती है उसको कहा जाता है फोकल लेंथ। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी जो होती है उसको कहते हैं रेडियस। सेंटर ऑफ कोई ऐसा लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस और पोल को छूते हुए जाती है, जिसको नॉर्मल भी कहा जाता है, उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और फोकल लेंथ वो रेडियस का आधा होता है, और फोकल पॉइंट रेडियस के मध्य बिंदु पर होता है। और फोकल लेंथ को दिखाया जाता है स्मॉल एफ से, फोकल पॉइंट को दिखाया या प्रिंसिपल फोकस को दिखाया जाता है कैपिटल एफ से। प्रिंसिपल फोकस को दिखाया जाता है कैपिटल एफ से, लेकिन जो फोकल लेंथ होता है उसको दिखाया जाता है स्मॉल एफ से। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज बाई एंड लार्ज स्फेरिकल। यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो इस स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बाय एंड लार्ज स्फेरिकल यानी गोलाकार होता है। जैसे कॉनकेव मिरर है तो संपूर्ण गोला तो नहीं होता है, क्योंकि गोले से काट करके बनाया जाता है, लेकिन गोलाकार आभास होता है। द सरफेस देन हैज़ ए सर्कुलर आउटलाइन। चूँकि सर्कुलर स्फेरिकल स्फीयर से ही काट करके स्फेरिकल मिरर बनाए जाते हैं, इस कारण से उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो सर्कुलर आउटलाइन के रूप में दिखाया जाता है। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स एपर्चर। एपर्चर एक महत्वपूर्ण शब्द है। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसे कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, तो इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होगा, मान लो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस पॉइंट पर, लेकिन द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस सामने वाला है उसका जो डायमीटर है इज कॉल्ड एपर्चर। यानी पूरे डायमीटर को कहा जाएगा एपर्चर। मान ले कि ये रेडियस था,
लेकिन कह रहा है द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है उसके डायमीटर को कहा जाता है अपर्चर, अर्थात ये लाइन जो है, ये लाइन, इसको कहा जाएगा अपर्चर। यानी कुल मिलाकर के मिरर की पूरी लंबाई क्या है उसके सरफेस की, उसको कहते हैं अपर्चर। तो फिर से अपर्चर क्या होता है, तो कोई कॉनकेव मिरर है मान लो, तो उसका ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो आउटलाइन ये दिख रहा है, उस आउटलाइन का संपूर्ण डायमीटर जो डायमीटर है, उस डायमीटर को कहा जाता है अपर्चर। अपर्चर इन फिगर 9.2 डिस्टेंस एम एन रिप्रेजेंट्स द अपर्चर। 9.2 में जो है 9.2 में एम एन, ये जो एम एन है, एम यहाँ पर है, एन यहाँ पर है, तो इस ये कहलाएगा अपर्चर। ठीक है, वी शैल कंसीडर इन आर डिस्कशंस ओनली सच स्फेरिकल मिरर्स हुज अपर्चर इज मच स्मॉलर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर से वी शैल कंसीडर इन आर डिस्कशन, यानी हम अपने डिस्कशन में ये मानेंगे अपर्चर को तभी, ओनली सच स्फेरिकल मिरर्स हुज अपर्चर इज मच स्मॉलर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है अगर उससे छोटा है अपर्चर तो हम उसकी चर्चा करेंगे। यानी जैसे मान लो ऐसे ज़्यादा आसान है, तो ये होगा अपर्चर, अपर्चर छोटा दिख रहा है यहाँ पर। कोई ऐसा है तो यहाँ अपर्चर लंबा दिखेगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो यहाँ पर रहेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस जो है वो इतना है और ये लंबा है ज़्यादा, तो ऐसी स्थिति हो सकती है। तो वी शैल कंसीडर इन आर डिस्कशन ओनली सच स्फेरिकल मिरर्स हुज अपर्चर इज मच स्मॉलर देन इट्स रेडियस। यानी कि अपर्चर छोटा है, रेडियस बड़ा है, ऐसे ही वाले जो मिरर हैं उसकी ही चर्चा इस बुक में की गई है। किसी ऐसे मिरर की चर्चा नहीं की गई है जिसका रेडियस, इसमें किसकी चर्चा की गई है जिसका अपर्चर छोटा है और रेडियस बड़ा है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होना चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर शुड बी बिग देन अपर्चर यानी डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रेडियस बड़ा होना चाहिए। इज देयर ए रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड द फोकल लेंथ एफ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर? फॉर स्फेरिकल मिरर्स ऑफ स्मॉल अपर्चर्स, छोटे अपर्चरों के लिए द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी इक्वल टू ट्वाइस द फोकल लेंथ। छोटे अपर्चरों के लिए, ये सब भूल जाए, छोटा अपर्चर बड़ा अपर्चर उसकी डिस्कशन ही नहीं है इसमें, खाली एक तथ्य पता है। बाकी जो r बराबर 2f होता है यानी रेडियस जो होता है वो फोकल लेंथ का दोगुना होता है, फोकल लेंथ का दोगुना। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से दिखाते हैं। दिस implies that the principal focus of a spherical mirror lies midway between the pole and center of curvature। ये दिखाता है कि जो प्रिंसिपल फोकस है वो स्फेरिकल मिरर में जो पोल है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके बीचों बीच पाया जाता है। तो इसमें इतना है। नेक्स्ट में हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के द्वारा कैसे इमेज बनते हैं। नमस्कार।